अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। चलो तो पार्ट 2 शुरू करते हैं। लेकिन उसने मुझे बहुत ज्यादा रकम दे दी थी, क्योंकि हमारे गांव में मुर्दे नहलाने वाली औरत को इतने पैसे नहीं दिए जाते थे। अगर कोई बहुत ज्यादा अमीर होता तो 500 रुपए दे दिया करता था, लेकिन उसने तो मुझे 2 लाख दे दिए थे। नहीं तो मैंने तो 200 रुपए में भी मुर्दे नहलाए हैं। उन पैसों से मेरे बहुत से काम हो सकते थे। मैं उसके साथ चलने लगी तो वो बोला, बाजी आपको मालूम है न कि मुर्दे का राज राज रखा जाता है। मैंने सर हिला दिया तो वो कहने लगा, मीत को गुसल देते वक्त अगर आपको मेरी बहन में ज़रा सी भी हलचल महसूस हुई तो इसे ये रोमाल सिंघा कर दोबारा सुला देना। इसने मेरे हाथ में रोमाल पकड़ा दिया था। मैं तो उसकी बात सुनकर ही दंग रह गई थी। मैं बोली, लड़के में तुम्हारी बात नहीं समझी। वो लड़का मुस्कुराकर बोला, 3 लाख इसीलिए दिए हैं कि तुम बात समझे बगैर ही मेरी मानती चली जाओ। मेरी बहन तुम्हारी भलाई भी इसी में है। मैं जैसा जैसा कह रहा हूँ तुमने वैसा ही करना है। वो मुझे दब्बे अल्फाज में धमकी दे रहा था। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी और खुद पर लानत फलामत करने लगी। मैं बोली, आमना, उम्र भर तुमने कभी लालच नहीं किया था, आज तुम्हें हो क्या गया है? ये कैसा जुल्म कर लिया अपने साथ? वो लड़का मुझे बहुत बड़ी हवेली में ले गया था। ये हवेली हमारे गांव के जागीरदार की थी। मैं घर दाखिल हुई तो वो लड़का मुझे जागीरदारनी से मिलवाने के लिए ले गया और बोला, अम्मी और तागी है, हरा को गुस्ल देने का इंतजाम करें। इस औरत की आंखें रोने की वजह से सर खो चुकी थीं। वो बोली, आओ मैं तुम्हें जगह दिखा दूं। वो औरत मुझे एक बहुत बड़ा कमरे में ले गई थी। वहां एक जवान लड़की बड़ी थी। वह औरत बोली, इसी कमरे में गसल दे दो मेरी बच्ची को, इसका हर राज तुम्हारे पास इमानत है। मैंने सिर हिला दिया। तब वो औरत बाहर चली गई थी। मैं उसको गसल देने लगी तो इस लड़की के जिस्म में अभी हरकत मौजूद थी। इसकी सांसें चल रही थीं। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैं एक जिंदा लड़की को कैसे गुस्ल दे सकती थी कि वो मर चुकी है। मैंने जैसे ती से गुस्ल तो दे दिया, मगर मैंने सोचा कि मैं उसे लड़की की गरीब माँ को उसके मुताल्लिक जरूर आगाह कर दूंगी कि तुम्हारी बच्ची अभी जिंदा है। मुझे तो बस इतनी बात समझ में आई थी कि शायद ये लड़की किसी और जात पात के लड़के को पसंद करने लगी हो, या रात की उस तारीकी में घर से भागते हुए पकड़ी गई हो। तभी उसके भाइयों ने अपनी बहन का किस्सा खत्म करने का फैसला कर लिया हो। मैंने सोचा कि मैं उस लड़की की बदनसीब माँ को हकीकत बता दूंगी, शायद वो ही लड़की के लिए कुछ करने के काबिल हो। मैं गुस्ल देकर बाहर अगी थी। मैं जागीरदारनी के पास चली गई और बोली, बेगम साहबा, आपसे एक बात करनी थी। वो बोली, हाँ कहो, बल्कि तुम रोको, मैं अपने बेटे से कह देती हूँ, वो तुम्हें पैसे देगा। मैंने जोर जोर से सिर हिला दिया था और बोली, बेगम साहबा, ये बात नहीं है, दरअसल मैंने आपकी बेटी के मुताल्लिक आपसे कुछ कहना था। वो औरत जल्दी से अर्धगर्द देखने लगी, फिर मुझे अपने साथ एक कोने में ले गई और बोली, हाँ कहो आमना, क्या कहना चाहती हो? मैं भी बहुत घबरा रही थी कि कहीं वो लड़का मुझे न देख ले। वो क्या सोचेगा कि 3 लाख रुपए भी दे दिए, फिर भी राज को राज न रख पाई। मैं बोली, बेगम साहबा, आपकी बेटी मरी नहीं है, वो जिंदा है। उसका जिस्म गर्म है, वो सांस ले रही है। मेरी बात सुनकर इस औरत के माथे पर बल पड़ चुके थे। वो मुझे घूर कर बोली, अगर ये बात तुमने किसी और को बताने की कोशिश की तो मैं तब से सच कह रही हूँ, मेरी बेटी हिरा के पास ही तुम्हारी कब्र भी बनवा दूंगी। मैं उनकी बात सुनकर बेहद परेशान हो चुकी थी। हवेली रात के इस पहर भी लोगों से भरी हुई थी। यही मालूम होता था कि ये इसी हवेली की मकीम है। मीत उस कमरे से लाकर सहन में रख दी गई तो बेगम साहिबा फूट फूट कर रोने लगी थी। वो रोती जाती और साथ साथ बू कहती जाती कि हाय मेरी बेटी, अभी तो तुम्हारी उम्र सुरख जोड़ा पहने की थी, तुमने उस सफेद कफन को सीने से क्यों लगा लिया? तेरी जगह तेरी माँ मर जाती। ये मंजर देखकर मेरा दिल अंदर ही अंदर मर गया था। लोग कितने जालिम होते हैं ना। वो एक औरत अपनी बेटी की झूठी मौत पर तो रो रही थी। मेरा दिल चाहा कि उससे कह दूं कि ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, मगर मैं ऐसा न कह सकी क्योंकि मुझे अपनी औकात बखूबी मालूम थी। मैं चुपचाप वहां से निकल आई थी। सुबह के 4 बज चुके थे। मैं घर वापस आकर बस्तर पर लेट गई थी। लेकिन अगली ही सुबह। प्यारे दोस्तों, अगर आप उस कहानी को मजीद सुनना चाहते हो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद कहानी सुनने को मिल सके।